वक्फ बिल संशोधन 2024 के समर्थन में और विरोध में लोकसभा की कार्यवाही जारी है। पूरे देश में आज की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर है कि एक तरफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों का इससे फायदा मिलेगा, इसका धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। बिल का समर्थन बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, जेडीएस, एलजेपी, हम शिवसेना अपना दल कर रहे हैं, जबकि विपक्ष में कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम, आरजेडी, सीपीआई, टीएमसी मुख्यतः विरोध कर रही है। बिल का दर्शकों को जानकारी बताते चले कि वक्फ बिल आखिर क्या है और इसको किस कंडीशन में लागू किया, इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या अपनाई, आइए आपको बताते हैं। वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि ऑनलाइन ज्ञापन, अनुरोध और सुझाव ने रूप में कुल 97,27,772 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। 284 डेलीगेशन ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी है और सुझाव दिए कि सरकार ने उन सभी पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, चाहे वे जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से हो या सीधे दिए गए ज्ञापन। इतिहास में पहले कभी किसी विधेयक को इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं नहीं मिली है। कहीं लीगल एक्सपर्ट, कम्युनिटी लीडर्स, धार्मिक लीडर्स और अन्य लोगों ने कमेटी के सामने अपने सुझाव रखे। नेक्स्ट, उन्होंने कहा, पिछली बार जब हमने बिल पेश किया था तब भी कई बातें बताई थी। मुझे उम्मीद है कि यकीन है कि जो इसका विरोध कर रहे थे उनके हृदय में बदलाव होगा और वे बिल का समर्थन करेंगे। मैं मन की बात कहना चाहता हूँ कि किसी की बात को कोई बदगुमा ना समझे कि जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझे। नेक्स्ट, किरण रिजिजू ने आगे कहा कि साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार दिया कि वक्फ बोर्ड के आदेश को किसी सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर यूपीए सरकार सत्ता में होती तो संसद, इमारत, एयरपोर्ट समेत पता नहीं कितनी इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता। 2013 में मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे जबरन पारित किया गया। 2013 में वक्फ अधिनियम में प्रावधान जोड़े जाने के बाद दिल्ली में 1977 से एक मामला चल रहा था जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन सहित कई संपत्तियां शामिल थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था। मामला अदालत में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने सारी जमीन को डिनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। अगर हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता तो हम जिस संसद भवन में बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि ये प्रावधान गैर संवैधानिक है, किसी ने कहा कि गैर कानूनी है। यह नया विषय नहीं है। आजादी से पहले पहली बार बिल पास किया गया था। इससे पहले वक्फ को इनवैलिडेट, अवैध करार किया गया था। 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट लगाया गया था। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आधार देते हुए एक बिल पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि 1995 में पहली बार वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया था। इससे वक्फ बोर्ड द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में उसे चुनौती दे सकता था। यह पहली बार था जब ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई थी। उस समय यह भी तय किया गया था कि अगर किसी वक्फ संपत्ति से 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय होती है तो सरकार उसकी निगरानी के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी। यह व्यवस्था भी 1995 में ही शुरू की गई थी। आज यह मुद्दा इतना तुल क्यों पकड़ रहा है? रिजिजू ने कहा कि दुनिया भर में वक्फ संपत्ति भारत में सबसे ज्यादा है। यह निजी संपत्ति है। रेलवे या रक्षा संपत्ति से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमान के उत्थान के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर मोदी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है तो आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? वक्फ बिल क्यों लाया जा रहा है? इसका जवाब संसद में किरण रिजिजू ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को उनका हक देकर बड़े सुधार ला रहे हैं। हमने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि सरकारी भूमि पर विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी निर्णय लेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि नए वक्फ बिल का नाम उम्मीद हो गया है। इस संशोधित बिल ने न केवल नया सवेरा आने वाला है जबकि करोड़ों मुसलमानों का इसका फायदा भी होगा। मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया है। बोर्ड के ऑडिट करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल के बाद असल पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। विधेयक को सदन में पेश करते ही विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ अपनी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें विधेयक की प्रति देर से प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्हें समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दबाजी में पेश किया है और विपक्ष को इस पर चर्चा के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया। विधेयक पेश होने के बाद सदन में हंगामे की स्थिति देखी गई क्योंकि विपक्षी सांसदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जेपीसी ने आवश्यक विचार विमर्श नहीं किया। शुरू से ही सरकार का इरादा एक ऐसा कानून पेश करने का रहा जो असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और राष्ट्रीय सद्भाव को बाधित करने वाला है। उधर हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने हमसे बात करी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को भ्रमित कर रही है। बिजली, पुताई, प्लम्बर, मैकेनिक, बताइए कौन करता है? आइए पूरी बात सुनिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर संसार में। धन्यवाद। और इस बहस को लेके जो सदन में चल रहा है वक्फ बिल को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मेरी राय तो पहली यही है कि इसको हम करीबी तौर से देख रहे हैं और सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन के अंदर ही जो चाहे नीतीश जी हों, चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे अन्य उनके सहयोगी हों जिन्होंने इस पे कई आपत्तियां
अपनी उठाई और जिसकी वजह से संशोधित करके आज जो मेरी जानकारी पेश किया जा रहा है। जेपीसी की भी जो रिकमेंडेशन है, चलिए उसके तहत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और आ रहा है, लेकिन जो चर्चा का समय मांगा गया, अवधि मांगी गई, वो अवधि मिली नहीं और महत्वपूर्ण बिल है। और देखिए, मैं तो केवल यही कहूँगा, ये तो आंखों में धूल झोंकने के लिए, केवल जनता के बीच में प्रोपेगेंडा के लिए ये चीज़ों को टारगेट करा जा रहा है और कोई वजह नहीं है। ये इस देश की विविधता सबसे बड़ा प्रतीक है इस पूरे विश्व में, और इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर इस देश के निर्माण में सब धर्म जाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। सबका बराबर सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपने ही देश के लोगों को आंतरिक तौर से टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ये रणनीति है, चुनावी रणनीति है। लगातार वो केवल एक पक्ष को और एक आंख से, एक नज़र से एक चीज़ को देखते हैं, चुनाव 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 चुनाव, और अतीत में जाकर वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और जो परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसमें लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अतीत में ले जाकर वहां की बातें कर रहे हैं, वर्तमान और भविष्य की कोई बातें नहीं करने को तैयार है। बिहार में चुनाव है इसी साल, उस दृष्टि से भी देखते हैं कि नहीं, चुनाव तो है ही है, बिहार में हो चुनाव या अन्य जगह चुनाव, वो तो अवश्य राजनीतिक कारण तो मैं मान ही सकता हूं, लेकिन फिर भी एजेंडा जो है बहुत ये सोचनीय विषय है कि आज भी मैं देख रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज और ये सब, ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो डेमोग्राफी चेंज पे बड़े प्रश्न उठा रहे हैं कि जब पहाड़ का आदमी पलायन करके यहां पे आ रहा है, सबसे ज्यादा कालाडूंगी विधानसभा में प्लॉटिंग हो रही है, वहां पे मकान बना रहा है, जब पलायन ज्यादा होगा तो मकान बनाने वाले जो लोग हैं, फिटिंग करने वाले जो लोग हैं, बिजली की कनेक्शन लगाने वाले जो लोग हैं, प्लम्बिंग करने वाले जो लोग हैं, एसी लगाने वाले जो लोग हैं, वो कहां से आएंगे? तो जब डिमांड बढ़ेगी, अपने आप सप्लाई चेन बढ़ेगी। तो पलायन तो ये सरकार रोक नहीं रही है, जिसकी वजह से आप डेमोग्राफी चेंज आप बार बार बोल रहे हो। देखिए, डेमोग्राफी क्या चेंज हो रही है? हिंदुस्तान में कभी आंतरिक सरहदें तो ऐसी है नहीं कि हम सीमा बंद कर दें। कल से अगर ये हो जाए कि उत्तराखंड वासी गोवा नहीं जा सकते या गोवा वासी महाराष्ट्र नहीं आ सकते, महाराष्ट्र वासी कर्नाटका नहीं जा सकते, तो अलग विषय की नया संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दे। अभी तो आज़ाद भारत है, आज़ाद देश है, कोई भी भारतवासी कहीं पे भी जाके अपने आय के स्रोत ढूंढ सकता है। तो इस पे या तो रोकथाम लगा दीजिए कि उत्तराखंड वासी उत्तराखंड से बाहर ना निकले, उत्तर प्रदेश वासी उत्तर प्रदेश से बाहर ना निकले, बिहार वासी बिहार से बाहर ना निकले, महाराष्ट्र वासी महाराष्ट्र से बाहर ना निकले। लेकिन जब तक ये चीज़ है, सबसे बड़ा विषय है पलायन। पलायन पे कोई विषय पे बात करने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे आप डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। सुमित जी, क्या कहते हैं लोग, विपक्ष यानी कि विपक्ष तो लगा ही रहा है कि बीजेपी सही काम नहीं कर रही है, वक्फ को जबरदस्ती लाई है वोट बैंक के रूप में और उलझाने के लिए लोगों को बस। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो वोट बैंक के रूप में मुस्लिम वोट को करती है, इसलिए अरे आप, यही तो बात है ना। ये एक बात तो सुनिए, ये वोट बैंक की राजनीति कभी करी ही नहीं गई है। क्या आप, अच्छा चलिए, आप जिस घर में यहाँ पे बैठे हैं, क्या मेरी स्वर्गवासी माता जी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्तमान पूर्व मंत्री विधायक हैं, सब कहते हैं कि जब वो पीडब्ल्यूडी की मंत्री थी, उन्होंने देखा ही नहीं पक्ष हो या विपक्ष हो, और उन्होंने सबकी सड़कें बनवाई और सबके लिए जनहित के लिए कार्य करा। तो यहाँ पे तो प्रत्यक्ष बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसको प्रमाणित करने की हमें आवश्यकता थोड़ी ना है। तो ये उदाहरण तो पेश करें कि बड़ा वो कर दिया। अभी हमने ही यहाँ पे विधायक निधि अगर हम बांटते हैं, हर क्षेत्र में बराबर बांट रहे हैं। हमने राज्य योजना के अगर प्रस्ताव भेजे, प्रत्येक क्षेत्र के लिए भेजे। हमारा धर्म भी कहता है, अभी G20 का समिट हुआ, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, G20 का समिट हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें नारा क्या लिखा? वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर ट्राइब, पूरी विश्व एक है। हमारे सनातन धर्म में अभी पूजा पाठ हो रहा है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म के आधार पर राजनीति हमें मत सिखाइए। आपको राजनीति करनी है, आप मुद्दों के ऊपर आइए, मुद्दों पे राजनीति करिए। धर्म आधारित राजनीति में देखिए, आप सनातन धर्म हमें नहीं सिखा पाएंगे। नफरत कहीं पे भी उसमें एक शब्द नहीं है, एक पन्ना नहीं है, एक अक्षर नहीं है, एक कहीं पे भी नफरत नाम का शब्द हमारी धर्म में नहीं है। जो नफरत आप समाज में पैदा कर रहे हैं, आप धर्म आधारित राजनीति जो कर रहे हैं, गलत राह में लोग को ले जा रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियां जो हैं वो आम आदमी के लिए अनुकूल नहीं है। आम आदमी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम करिए, विकास की सोच रखिए, विकास की बात करिए। उस बात पे अगर चर्चा हो तब राजनीति में आइए। धर्म आधारित राजनीति में कोई आप में से महागुरु नहीं है जो हमें सिखा पाएगा। थैंक यू।